फिल्म की शुरुआत होती है फ्रैंक मॉरिस नाम के एक प्रिजनर को दिखाने से, जिसे एल्काट्राज नाम की एक हाई सिक्योरिटी जेल में ले जाया जा रहा था। और यह जेल समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच एक बड़े से पत्थर पर बनी हुई थी, इसीलिए कोई भी प्रिजनर आज तक इस जेल से नहीं भाग पाया था। लेकिन उनका यह घमंड बहुत ही जल्दी टूटने वाला था, क्योंकि फ्रैंक अपने दो साथियों के साथ यहाँ से भागने वाला था। अब जेल में आने के बाद फ्रैंक की अच्छे से तलाशी ली जाती है और फिर उसे उसके सेल में भेज दिया जाता है, जहाँ पर अब उसे अपनी बाकी की जिंदगी बितानी थी। जिसके बाद अगले दिन जब सभी कैदी नाश्ता कर रहे थे तो फ्रैंक की मुलाकात लिटमस नाम के एक कैदी से होती है, जिसने अपने पास एक पालतू चूहा पाल रखा था, जिसे वह खाना खिलाता और उसे अपना मित्र मानता। अब जब फ्रैंक लिटमस से इस जेल के बारे में पूछताछ कर रहा था तो वुल्फ नाम का एक कैदी उसे चिढ़ाने लगा। हालांकि फ्रैंक उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे इग्नोर कर देता है। जिसके बाद वार्डन फ्रैंक को अपने कमरे में बुलाता है और उससे कहता है कि इस जेल को तुम बाकी जेलों की तरह मत समझना और यहाँ से भागने की गलती बिल्कुल मत करना। लेकिन फ्रैंक वार्डन के इस भाषण के दौरान ही वहां से एक नेल कटर चुरा लेता है और अपने सेल में आने के बाद उसे अपनी बाइबल में छुपा लेता है। जिसके बाद जेल के सभी कैदियों को नहलाने के लिए भेजा जाता है, जहां एक बार फिर वुल्फ उसे चिढ़ाता है। लेकिन अब फ्रैंक बिना सोचे समझे वुल्फ की पिटाई कर देता है और फ्रैंक के इस बर्ताव ने जेल के अंदर उसकी एक रेप्यूटेशन बना दी थी। और कुछ दिन यहाँ गुजारने के बाद फ्रैंक को जेल की लाइब्रेरी में काम मिल जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात इंग्लिश नाम के एक दूसरे कैदी से होती है, जिसे एक मर्डर के चार्जेस पर इस जेल में उम्र कैद की सजा हुई थी। अब फ्रैंक को भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, इसीलिए इनकी आपस में अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद फ्रैंक डॉक नाम के एक और कैदी से मिलता है, जो एक बहुत ही अच्छा पेंटर था और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वह सारा दिन पेंटिंग में लगा रहता था। उसी दिन फ्रैंक इंग्लिश से इस जेल के बारे में पूछता है, जिस पर इंग्लिश उसे कहता है कि इस जेल से भाग पाना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ दिन में 10-10 बार कैदियों की गिनती की जाती है और जेल के चारों तरफ स्नाइपर्स की एक टीम हर समय अलर्ट रहती है। अब रात के समय फ्रैंक को एक बूढ़ा गार्ड कारपेंटर की नौकरी के बारे में बताता है, जिसे करके वह कुछ पैसे कमा सकता था। लेकिन अगले ही दिन जब फ्रैंक लिटमस से बात कर रहा था तो वुल्फ उस पर हमला कर देता है। लेकिन फ्रैंक इस हमले से बच जाता है, पर जब एक गार्ड वुल्फ को पकड़ने लगा तो वुल्फ ने उसी चाकू से गार्ड पर वार कर दिया, जिसके चलते इन दोनों को जेल की काल कोठरी में बंद कर दिया गया। और इसे देखकर फ्रैंक को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि वह तो बस अपनी जान बचा रहा था। खैर, अब 2 दिन बाद फ्रैंक को उस काल कोठरी से बाहर निकाला जाता है। तो सेल में आने के बाद लिटमस अपने चूहे के जरिए फ्रैंक को एक वेलकम नोट भेजता है। जिसके बाद फ्रैंक अपने बगल वाले कैदी से मिलता है, जिसका नाम चार्ली था और वह इस जेल में एक बैंक रॉबरी की सजा काट रहा था। जिसके बाद जब वार्डन खुद जेल की जांच कर रहा था, तभी उसकी नजर डॉक के सेल पर जाती है, जिसमें बहुत सी पेंटिंग्स बनी पड़ी थी और उन पेंटिंग्स में एक पेंटिंग वार्डन की भी थी, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसीलिए उसने अगले ही दिन डॉक के कमरे से सारी पेंटिंग्स निकलवा दी, जिससे डॉक अंदर ही अंदर से टूट जाता है। अब अगले ही दिन जब सभी कैदी वर्कशॉप में काम कर रहे थे तो फ्रैंक की नजर डॉक पर जाती है। जिसके बाद फ्रैंक गार्ड से कहता है कि मुझे आज डॉक थोड़ा उदास लग रहा है, लेकिन गार्ड फ्रैंक की बात को इग्नोर कर देता है। जिसके बाद डॉक एक कुल्हाड़ी उठाता है और अपने हाथ की 3 उंगलियों को काट देता है। जिसके बाद गार्ड्स डॉक को जल्दी से जेल के हॉस्पिटल में ले जाते हैं, लेकिन फ्रैंक को यह देखकर बहुत बुरा लगता है। जिसके बाद फ्रैंक अपने सेल में आ जाता है, जहाँ पर उसकी नजर सेल में लगी एक जाली पर जाती है, जिससे एक कॉकरोच बाहर निकल रहा था। जिसे देखकर फ्रैंक समझ जाता है कि जरूर यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता होगा। अब जब अगले दिन सभी कैदी खाना खा रहे थे तो फ्रैंक की मुलाकात जॉन और क्लैरेंस नाम के 2 भाइयों से होती है और फ्रैंक उन्हें पहले से जानता था, क्योंकि ये दोनों उसके साथ अटलांटिक जेल में कैद थे। खैर, अब फ्रैंक उनको बताता है कि मैं बहुत ही जल्द इस जेल से भागने वाला हूँ। अब उस रात जब गार्ड ने अपना एक राउंड कंप्लीट कर लिया, तब फ्रैंक ने अपनी बाइबल से उस नेल कटर को बाहर निकाला और फिर उस जाली के आसपास की दीवार को तोड़ने लगा। अब क्योंकि जेल के आसपास समुद्र का पानी था, तो इसी वजह से जेल की दीवार आसानी से टूट रही थी। अब अगले दिन चार्ली की वाइफ उससे मिलने आती है और वह बताती है कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ही खराब है और डॉक्टर के अनुसार वह बस कुछ और पल ही जिंदा रह पाएंगी। जिसे सुनकर चार्ली को बहुत ज्यादा दुख हुआ और उसके मन में भी यहाँ से भागने की इच्छा जाग उठी। और रात के समय वह फ्रैंक से कहता है कि अगर तुम इस जेल से भागने वाले हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अब जब सभी नाश्ता कर रहे थे तो फ्रैंक ने इस जेल के बारे में सबको बताया कि तुम्हारे सेल में लगी ग्रिल्स पानी की नमी की वजह से बहुत कमजोर हो चुकी हैं और इसी बात का फायदा उठाकर हम इन ग्रिल्स को बाहर निकालेंगे और फिर पाइपलाइन के रास्ते होते हुए इस जेल से फरार हो जाएंगे। अब इनके भागने का प्लान तो बहुत यूनिक था, पर प्रॉब्लम ये थी कि ये पैसिफिक ओशन को पार करके मेनलैंड तक कैसे पहुंचेंगे। जिसके लिए फ्रैंक क्लैरेंस से कहता है कि क्योंकि तुम जेल के लॉन्ड्री डिपार्टमेंट में काम करते हो, तो तुम्हें जब भी मौका मिले तुम कुछ रेनकोट्स चुराकर अपने सेल में ले आना, जिससे आगे चलकर हम ओशियन को पार करने के लिए एक नाव बनाएंगे। अब इन सभी को फ्रैंक का प्लान काफी यूनिक लगता है और वे सभी हाँ कर देते हैं।
जिसके बाद फ्रैंक अपने काम में लग जाता है और उस दीवार से सीमेंट को तोड़ने लगता है और चार्ली अपने सेल में बैठकर उसकी निगरानी करने लगा। अगर कोई भी उनकी तरफ आता तो चार्ली सीटी मारकर फ्रैंक को सूचित कर देता, लेकिन दूसरी तरफ फ्रैंक उस छोटे से नेल कटर से इस दीवार को तोड़ नहीं पा रहा था और काम करते समय उसके हाथ काफी थक जाते हैं। अगली सुबह उसने अपने दोस्तों को सारी बात बताई और बोला, अगर मेरे पास खुदाई के लिए एक छोटा सा औजार मिल जाए तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा। इसी दौरान उसकी नजर अपने पुराने चम्मच पर गई। उसने उस चम्मच को गंदा दिखाने के लिए जूते पर घिसा और फिर गार्ड को बुलाकर नया चम्मच मांग लिया। गार्ड मान गया, लेकिन मॉरिस ने मौके का फायदा उठाते हुए एक नहीं बल्कि 2 चम्मच ले लिए। इसके बाद वह लिटमस के पास गया और उससे एक सिक्का उधार लिया। रात में अपने सेल में उसने आग जलाई और उस चम्मच को पिघलाकर उसे नेल कटर से जोड़ दिया और इस तरह उसका नया खुदाई वाला टूल तैयार हो गया। उस रात जब मॉरिस खुदाई कर रहा था, एक गार्ड वहां आ गया। चार्ली से यह चूक हो गई कि वह गार्ड को आते हुए नहीं देख पाया, लेकिन इंग्लिश ने वक्त रहते ध्यान भटका दिया। मॉरिस ने झट से खुदाई वाला छेद छिपा दिया और वापस बेड पर चला गया। अब वो बच तो गया, लेकिन समझ गया कि चार्ली पर 100% भरोसा करना सही नहीं होगा। कुछ दिनों की खुदाई के बाद मॉरिस को यह महसूस हुआ कि दीवार में लगी ग्रिल को हटाने के लिए उसे एक मजबूत औजार की जरूरत होगी। अब वह जब भी बाहर कंपाउंड में जाता, खुदाई की मिट्टी को अपनी जेब में भरकर मैदान में गिरा आता। वर्कशॉप में काम करते समय उसने धीरे धीरे एक खास औजार तैयार किया जिससे वह ग्रिल काट सके। गार्ड्स को चकमा देने के लिए उसने जानबूझकर एक लोहे का टुकड़ा मशीन में लगाकर अलार्म बजा दिया, जिसे देखकर गार्ड ने वही टुकड़ा जब्त कर लिया, जबकि असली औजार उसने अपने जूतों में छुपा रखा था। सेल में पहुंचते ही वह अपने असली मिशन पर लग गया और कुछ समय की मेहनत के बाद वह ग्रिल काटने में सफल हो गया। बाकी दोस्तों जॉन, क्लेरेंस और चार्ली ने भी अपने अपने सेल की ग्रिल को काट लिया। अब पहला चरण पूरा हो गया था। इसके बाद उन्होंने एक नकली खोपड़ी बनाने की योजना बनाई ताकि भागते समय गार्ड्स को धोखा दिया जा सके। जॉन ने बालों का इंतजाम किया, चार्ली ने पेंट चुराया और मॉरिस ने लाइब्रेरी से कुछ अखबार ले लिए। पुराने अखबार और सीमेंट के पाउडर से एक खोपड़ी का ढांचा तैयार किया गया, जिस पर पेंट किया और बाल लगाकर उसे असली जैसा बना दिया। मॉरिस ने एक नकली ग्रिल भी पेंट से बनाई ताकि जब वे भागें तो कोई खाली जगह न दिखे। एक रात मॉरिस ने उस ग्रिल को हटाकर बाहर झांकने का फैसला किया। वह पाइपलाइन के रास्ते ऊपर पहुंचा, जहां उसे एक लोहे का दरवाजा मिला, लेकिन वह अकेले वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। इधर एक गार्ड उसके सेल के पास आया, लेकिन बेड पर रखी नकली खोपड़ी को मॉरिस समझकर आगे बढ़ गया। सुबह मॉरिस ने अपने साथियों को दरवाजे की जानकारी दी और दोबारा वहां जाने की योजना बनी। म्यूजिक क्लास के दौरान मॉरिस की नजर एक टूटी हुई फैन पर पड़ी। उसने क्लास के बाद चुपचाप फैन के हिस्सों को एक बॉक्स में रखा और बाहर ले गया। उसकी मोटर को खोलकर उसने उससे एक नया हथियार बनाया जो लोहे का गेट काट सकता था। अगली रात वह और जॉन फिर से बाहर निकले और उस दरवाजे को काटने लगे। गार्ड्स ने थोड़ी आवाजें सुनी, लेकिन नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार दरवाजा कट गया और वो वापस लौट आए। फिर फिल्म दिखाने वाले दिन उन्होंने भागने का प्लान तय किया। मंगलवार की रात। उस दिन मॉरिस ने टेबल पर डॉग की याद में एक फूल रख दिया, जिसे वार्डन ने देखकर फेंक दिया। इससे लिटमस को इतना गुस्सा आया कि उसने वार्डन पर हमला कर दिया, लेकिन उसे हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। वार्डन को अब मॉरिस पर शक होने लगा और उसके सेल की तलाशी ली गई, पर नकली ग्रिल इतनी सफाई से लगी थी कि किसी को कुछ नहीं मिला। रात आई, भागने का दिन। मॉरिस, जॉन और क्लेरेंस अपने अपने सेल से बाहर निकले और गेट तक पहुंचे। चार्ली डर की वजह से पीछे हट गया और मौका गंवा बैठा। बाकी तीनों ने मिलकर छत तक का रास्ता तय किया और वहां से जेल की बैकयार्ड में पहुंचे। वहां से वो समंदर के किनारे पहुंचे और रेनकोट से नाव बनाई। काफी मेहनत के बाद उन्होंने नाव बनाई और आखिरकार वे एल्काट्राज की जेल से निकलने में कामयाब हो गए। सुबह जब गार्ड्स ने उनके बिस्तर से चादर हटाई तो नकली खोपड़ी देखकर दंग रह गए। पूरी जेल में अलार्म बजा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देश भर में सर्च शुरू हुई, नेवी और एयरफोर्स तक लग गई, लेकिन महीनों की तलाश के बाद भी उन तीनों का कोई सुराग नहीं मिला। जेल की इज्जत बचाने के लिए अफवाह फैलाई गई कि वे तीनों समंदर में डूब गए, जबकि हकीकत यह थी कि वे इस सबसे खतरनाक जेल को चकमा देकर निकल चुके थे। तो दोस्तों, ये थी आज की जबरदस्त कहानी। क्या आपको भी लगता है कि वो तीनों सच में जेल से भाग निकले या फिर समंदर ने उन्हें निगल लिया? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ और कीप वॉचिंग।